सारथी। नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन जो इंडिया वाला गठबंधन है उसको लेकर एक तरीके से एक अलग खबरें आई हैं और ममता बनर्जी जो उसकी प्रमुख घटक हैं वो इससे अलग हो गई हैं। उन्होंने खुद आज इस बात का ममता बनर्जी ने ऐलान किया। बनर्जी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो उनके प्रस्ताव थे, उनको सुझाव थे, नहीं माना और उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर भी ये इंडिया वाले गठबंधन में बवाल और सवाल अभी कायम है। ममता बनर्जी के अलग हो जाने के बाद एक खबर आई कि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी गठबंधन से एक तरीके से किनारा करती नजर आ रही है और कांग्रेस से वो सीट शेयर करने को तैयार नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लखनऊ सीट पर पुराने समाजवादी नेता और मौजूदा विधायक रविदास मेहरोत्रा को उतार दिया है और इसका ऐलान भी कर दिया है कि रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इन परिस्थितियों के बीच सवाल यही है कि क्या गठबंधन अभी तक कायम है क्या, या फिर इसे गठबंधन नहीं हठबंधन कह सकते हैं। या एक और सवाल उठता है कि क्या 24 के चुनाव को लेकर जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया वाला गठबंधन, क्या वो अपने अपने दांव मार रहा है क्या? बड़ा सवाल। जैसा कि हमने कहा कि जो गठबंधन में सिर्फ ममता बनर्जी नहीं आज एकला चलो का राग अलाप लिया और उन्होंने कहा कि बंगाल में वो अकेली लड़ेंगी सभी सीटों पर। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज सभी जयंती पर दिल्ली से पटना तक एक अलग तरीके का माहौल था। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कर्पूरी ठाकुर को याद किया और कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी के कदमों पर, उनके बताए रास्ते पर चलना बहुत बड़ी बात होगी अगर हम उस रास्ते पर चल पड़े। और उन्होंने बहुत सारी बातें कर्पूरी ठाकुर के बारे में कही। भारत रत्न भी कल ही ऐलान किया है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का और इसे बीजेपी का, मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। विपक्षी गठबंधन और खास तौर पर नीतीश कुमार के उस कदम के मुकाबले के लिए जिसमें उन्होंने जाति जनगणना कराकर और इसकी मांग पूरे देश से, जो जाति जनगणना की मांग पूरे देश से जो उठने लगी थी, बीजेपी के पास इसकी कोई काट नज़र फिलहाल नहीं आ रही। तो और प्रधानमंत्री ने ये मास्टर स्ट्रोक लगाकर एक तरीके से मुश्किल में डाल दिया है। नीतीश कुमार ने भी आज बहुत सारी बातें कहीं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी कर्पूरी ठाकुर को दे सकती थी भारत रत्न। कई बार मांग भी की गई है, हम लोगों ने मांग भी की और उन्होंने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री का कि उन्होंने कम से कम इस बात को समझा, जाना और उन्हें भारत रत्न से नवाजा। यही नहीं, उन्होंने परिवारवादी कर्पूरी ठाकुर पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग तो अपने परिवार को ही सरसब्ज करना चाहते हो। तो उन्होंने सफाई भी दी कि मैंने अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। परोक्ष रूप से उनका निशाना कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव का परिवार है। इन सब तमाम स्थितियों परिस्थितियों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 25 जनवरी यानी कल से 15 फरवरी तक देश भर में रैलियां करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के घटक सीटों को लेकर हट कर रहे हैं या कांग्रेस हट कर रही है, अगर घटकों के नज़रिए से देखें तो कांग्रेस का हट है, कांग्रेस नहीं आगे बढ़ रही है, चीज़ों को नहीं कर रही है। तो क्या एक गठबंधन क्या कायम है, ये बड़ा सवाल। और क्या अभी भी ये कहा जा सकता है कि गठबंधन है क्या, दरार है, या तो गठबंधन ही पूरा निपट गया, ये बड़ा सवाल है। हम मंथन में आज ये सवाल लेकर आए हैं कि ये गठबंधन है या हठबंधन।
इंडिया गठबंधन में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। इसकी पहली तस्वीर बंगाल से सामने आई है, जहां पर ममता ने जता दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से टीएमसी बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वहीं ममता ने गठबंधन में शामिल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने इनके खिलाफ 34 साल लड़ाई लड़ी है। अब मैं उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठकों में शर्त तय करने की कोशिश करते देख रही हूँ। मैं उनके साथ सहमत नहीं हो सकती जिनके खिलाफ मैंने 34 साल लड़ाई लड़ी हो। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद कांग्रेस भी एकला चलो की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी प्रमुख के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कल से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ममता के एकला चलो वाले दांव पर खुद चलना शुरू करेंगे, या फिर यूं कह लें कि 25 जनवरी से 15 फरवरी तक लगातार वो खुद चुनावी रैलियां करेंगे। हालांकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि गठबंधन के सभी साथी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व को पहले ही एहसास हो गया था कि गठबंधन के सभी साथी एक साथ नहीं चलेंगे और ममता बनर्जी गठबंधन से अलग राह पर चलेंगी। कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। ममता के ऐलान के कुछ घंटों बाद में बिहार के सीएम ने जैसे ही पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को दिए जा रहे भारत रत्न का समर्थन किया तो कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार भी गठबंधन से अलग हो जाएं और बीजेपी का एक बार फिर से दामन थाम ले। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी गठबंधन से अब किनारा कर लिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, यूपी से गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब कश्मकश में हैं कि गठबंधन का साथ दें या नहीं। गठबंधन से दो दलों के अलग होने के बाद ये कहा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस और अन्य दलों का गठबंधन है या हठबंधन। ये किसकी हठधर्मिता है जो गठबंधन में सभी दलों के दिल आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। गठबंधन है या हठबंधन, एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज हुआ। महाराष्ट्र में शरद पवार के पोते रोहित से ईडी ने पूछताछ की और बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के एक नेता के घर के दरवाजे तोड़कर ईडी घुसी। वो नेता काफी दिनों से फरार है। राजनीति में भी चर्चा है, ममता एकला चलो का राग अलाप चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या शरद पवार भी एकला चलो का राग अलापेंगे। बहुत नीतीश कुमार भी क्या कोई निर्णय ले सकते हैं। 4 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं। हो सकता है नीतीश बाबू एक बार फिर पलटी मार दें, क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी ही कह रहे हैं। और कल हमने मंथन में इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार क्या कोई नया निर्णय लेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं। आज कर्पूरी ठाकुर के सभी जन्म जयंती पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुना देते हैं। 2007 से लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक
हर साल पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी, और ममता जी विशेष रूप से क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के नेता, बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। वो कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी गठबंधन की बहुत बड़ी नेता हैं, स्पीड ब्रेकर और लाल बत्तियां आती रहती, वो हरी भी हो जाती हैं। कांग्रेस को भी पूरी उम्मीद है, लेकिन ममता बनर्जी साफ कह चुकी कि हम सेकुलर पार्टी हैं, देश में क्या होगा हम ये आगे देखेंगे, बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे, ये अभी की बात है। क्या गठबंधन, एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने चर्चा की और मंत्रियों से फीडबैक लिया कैबिनेट बैठक में कि वास्तव में इसका इम्पैक्ट क्या है, लोग क्या बातें कर रहे हैं। मंत्रियों ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, लोग बहुत प्रसन्न हैं, और मंत्रियों ने बधाई भी दी। और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने प्रस्ताव रखा, धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के लिए, कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया पूरी कैबिनेट ने कि आपने इतना अच्छा काम किया। एक तरफ जिसे आप कमंडल की राजनीति कह सकते हैं, उसका जबरदस्त उभार पूरे प्रदेश में, देश में राम लहर, और दूसरी तरफ जो ओबीसी का हथियार था विपक्ष के पास, वो चलाना तो दूर, अब विपक्ष इंडिया वाला गठबंधन अभी सीट शेयरिंग और आपसी लड़ाई और आपस का उनका लफड़ा है, कुल मिलाकर वही अभी सुलझ नहीं रहा। वो आपस में लगातार वो उलझती जा रही हैं, उनकी गठबंधन की गांठें। और ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया, केजरीवाल की पार्टी भी कह रही है, अखिलेश यादव ने खुद उम्मीदवार घोषित कर दिए, अपने जो साथी हैं आरएलडी के उनको 7 सीटें दे दी। कांग्रेस पार्टी को इन 3 राज्यों में जहां 162 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, 80 उत्तर प्रदेश, 40 बिहार और 42 बंगाल, 162 सीटों में जो तीनों क्षेत्रीय दल हैं या जो 3-4 क्षेत्रीय दल हैं वो भाव नहीं दे रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की आस आरजेडी के साथ है, वो सामने है, आरजेडी उनका अब तक का बड़ा सबसे ज़्यादा भरोसेमंद एलाई रहा है। नीतीश कुमार, लेकिन अब जिस तरीके से उनकी पार्टी, उनके बयान आ रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत दिनों तक वो इस गठबंधन में रहने वाले नहीं हैं, ये एकदम स्पष्ट हो चुका है। और जैसा अभी कहा जा रहा है कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ एक बार फिर वो प्रधानमंत्री के गले मिलें और दोनों फिर एक साथ दोनों दल हो जाएं। राजनीतिक मजबूरी है नीतीश कुमार की भी, उनकी भी। लेकिन अगर ये गठबंधन, जिसकी आशंका ज़्यादा अब नज़र आ रही है, फेल होता है,
तो देश में बीजेपी के सामने क्या कोई राजनीतिक विकल्प है क्या, दूसरा कोई कैसे खड़ा होगा, या फिर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को बिल्कुल खुला मैदान मिल जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं मंथन में। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़े हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचर हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। इस देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। प्रमोद जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। गौरव गठबंधन के अभी तक साथी हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी से कई बार समाजवादी पार्टी का भी ये शिकायत है कि उन्होंने कई बार लिस्ट मांगी, लेकिन अभी तक उनको मिली नहीं कि आप किन सीटों पर लड़ना चाहते हैं। गौरव चाचर, ममता बनर्जी अलग हो गई हैं, आम आदमी पार्टी करीब पंजाब में एक सीट नहीं देंगे, आपकी पार्टी करे भाई सीटें तो बताओ, और आज आपकी पार्टी ने लखनऊ की सीट की घोषणा भी कर दी, रविदास मेहरोत्रा को चुनाव वहां से आपकी पार्टी लड़ाएगी। क्या कोई गठबंधन है भी क्या? अब तो लोगों को लग रहा है कोई गठबंधन है क्या? सबका तो अपना अपना चल रहा है। गौरव चाचर, गठबंधन में है। आज जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, मुझे लगता है कांग्रेस बड़ा दल है, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ममता बनर्जी जी के पास जाके उनसे मनाना चाहिए उनको, और बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सीट शेयरिंग को कंप्लीट करना चाहिए, ताकि हम लोग एकजुट होकर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सामना करें और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से देश से बाहर कर दें, ताकि विपक्ष की सरकार हो और विपक्ष का प्रधानमंत्री हो। गौरव, ये तो बड़ी सरल बात है। आपने एक सांस में बहुत सारी बातें कह दी। हमको भी लगता है कि आपने कहा कि बिल्कुल विपक्ष की सरकार हो, अच्छा लगता है सुनकर, आपकी पार्टी है आप लोगों को। लेकिन क्या इतना आसान है क्या? कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कहा कि कल राहुल गांधी ने कहा था कि ममता के बिना कुछ संभव नहीं है। आज उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश भी कह रहे हैं कि ममता के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं है। तो ममता तो अलग हो गई, फिर अब अगर वो खुद ही कह रही है कांग्रेस की गठबंधन की कल्पना नहीं है, तो गठबंधन तो खत्म। गौरव चाचर, गठबंधन खत्म नहीं है, हम भी गठबंधन में हैं, गठबंधन आगे जाएगा, देख लीजिएगा, अभी समय है। कांग्रेस बड़ा दल है, कांग्रेस मजबूती से ममता जी को मनाएगा और सीट शेयरिंग में फाइनल करके मजबूती से हम भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे। और रही बात यूपी में भी हमने क्या रखा है, कांग्रेस आए, अपनी सीटें बताए, अपना कैंडिडेट बताए, अपना समीकरण बताए, हमें लगेगा जिताओ कैंडिडेट हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पूरा इंटरव्यू लोगे आप? मतलब इंटरव्यू लोगे, गणित बताया, समीकरण बताया, जीत बताया, तब उसको सीट दोगे आप? और आप लगातार घोषणाएं भी करते जा रहे हो। आप आज आपने लखनऊ की सीट घोषित कर दी, 7 सीटें आपने आरएलडी को दे दी। तो कहां गठबंधन है भाई? कैसे लड़ोगे बीजेपी से? बीजेपी तो एक संगठित पार्टी है, उसका गठबंधन भी, एनडीए भी बड़ा संगठित है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के बिना बाकी पार्टियों का गुजारा नहीं है। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, समाजवादी पार्टी जिस समीकरण में बात कर रही है, समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे, आगे निकलने दे, समाजवादी पार्टी की दिशा निर्देश पे काम करे, ताकि ये 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारे और विपक्ष में देश का प्रधानमंत्री हो, जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की हो। मैं खेमचंद शर्मा की तरफ रुख करता हूं। शर्मा जी, एक के बाद एक दल एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। गठबंधन है भी कि नहीं, इस बात को लेकर मुझे संदेह लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की जो आवाज़ है, सुर हैं, वो बदलते नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया, इसके लिए भी आपको बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि भाई वो जननायक हैं। और उन्होंने जिस तरीके से पिछड़ों, शोषितों, दलितों के लिए तो किया, उन्होंने जो गरीब सवर्ण थे उनके लिए भी 3% आरक्षण किया था। तो ऐसी सोच वाले नेता को आपने भारत रत्न दिया, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी की सरकार ने, तो ये वास्तव में काबिल तारीफ है। नीतीश कुमार ने आज कहा भी इस बात को लेकर। लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर जो स्थितियां, परिस्थितियां नजर आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है गठबंधन को लेकर कि गठबंधन क्या भी बचा है क्या?
जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, देखिए, प्रणाम। कर्पूरी ठाकुर का हक था, वो हक देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है और उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था। आज भी वो आदर्श है, मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में नए नए आदर्शों को स्थापित किया, किस तरीके से वो सिंप्लिसिटी के साथ पूरी लाइफ उन्होंने जी और हर वक्त उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किए जो एक अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे राजनेता के लिए होने चाहिए। पूरा जीवन उनका एक एग्जाम्पल के साथ है। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, जैसा आपने कहा, गरीब सवर्णों के लिए भी काम किया और उसी आधार पर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का काम किया है और जो जिनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, एम्पावरमेंट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उन सभी को सपोर्ट देने का काम, एम्पावरमेंट करने का काम और उनको आगे बढ़ाने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है। और हमने कोई ऐसा नहीं किया, हम जो जिस हक के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, मिलना चाहिए था, वो हक ढूंढ ढूंढ के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सभी क्षेत्रों से सभी जननायकों को देने का काम कर रहे हैं और उसमें कर्पूरी ठाकुर जी को भी ये हक दिया गया है। रही दूसरी बात, कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो पताई का पहाड़ है। पताई कहते हैं गन्ने का जो पत्ता होता है उसको पताई कहते हैं, बहुत हल्का होता है। उसका पहाड़ खड़ा कर दो आप, इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दो कि लगेगा कि भाई इसमें तो पूरा हिमालय बन गया, लेकिन हल्की सी हवा में सब उड़ जाता है, तहस हो जाता है, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं होता, उसमें कोई वेट नहीं होता, उसका कोई आधार नहीं होता। वैसा ही इस गठबंधन का है। उन्होंने पहाड़ तो खड़ा कर लिया, लेकिन हल्की सी जो हवा चलती है तो वो तिलमिला जाता है, वो तितर बितर हो जाता है। और दूसरा, इनका ना नीति है, ना नियत है और ना ही नेता है। जब नीति नहीं, नियत नहीं, नेता नहीं, सिर्फ पावर को ग्रैब करने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, तो जब पावर ग्रैब आप दूसरों से लेना चाहते हैं तो आप विद इन ग्रुप में भी आपको पावर चाहिए, पावर शेयर चाहिए कि कम ज्यादा, तो फिर ये तो होना ही था, वो हो गया। वो कल होना था, वो आज हो गया, परसों आप और भी देखेंगे, तो ये तो होना ही होना है। इसका कोई भविष्य नहीं है। और कांग्रेस का जो जहाज है, डूबता हुआ जहाज में कोई भी सफर नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की नाव है तो लगातार चलती जा रही है, विकास का कार्य कर रही है, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी है, मजबूती मिलती जा रही है और उसका कारवा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सब लोग कांग्रेस का साथ छोड़ के अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ रहने से उनको नुकसान ही, को फायदा नहीं होने वाला। ठीक बात है शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आपने सम्मानित किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, दलितों की, इस देश की सबसे बड़ी नेता मायावती ने एक पोस्ट किया है और मायावती ने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है कि कर्पूरी ठाकुर को दिया बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, लेकिन दलित आंदोलन में जो मान्यवर काशीराम का स्थान है उनको अभी तक आप भूले हुए हैं। उन्होंने आज याद दिलाया कि काशीराम को कब दोगे। शर्मा जी, देखिए, बहन जी ने जो मांग की है और मेरे को पूरा विश्वास है सरकार उस पर पूरी तरीके से विचार करेगी और जो भी पॉसिबल मान सम्मान काशीराम जी को दिया जाना चाहिए वो दिया जाएगा। और इस पर नहीं हो कोई मान सम्मान और की बात नहीं कर रहे हो, कह रहे भाई अब काशीराम जी को भारत रत्न दे दो। दलितों के सबसे बड़े नेता, दलित उत्थान के सबसे बड़े, आधुनिक काल के सबसे बड़े दलित उद्धारक हैं वो, ये कह रहे हैं। वो मतलब गोलमोल बात तो नहीं कर रही है बहन जी, सीधे सपाट बात करती हैं। बहन जी ने जो बात कही है उसका हम सम्मान करते हैं। सबसे बड़ा कहना शायद कितना उचित है उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी सब बहुत सारे कंट्रीब्यूशन देने वाले लोग हैं और अपने अपने क्षेत्र में सबने कंट्रीब्यूशन दिया है। हाँ, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे ज्यादा हम ये कहें तो वो शायद सब उचित नहीं होगा। सरकार जरूर कंसीडर करेगी। सरकार अपनी जो पैनी नजर है हर जगह, हर कोने में, वो सभी का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सभी के कंट्रीब्यूशन को देख रहे हैं और जिनको मान सम्मान मिलना चाहिए उनको मान सम्मान देने का काम भी सरकार कर रही है। किसी फैब्रिकेटेड या कागजी नेता को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को सम्मान दिया जा रहा है। और उसमें विपक्ष के नेता भी हैं, माननीय मुलायम सिंह जी को भी सम्मान दिया गया और भी लोगों को सम्मान दिया गया। तो इसमें यहाँ बिल्कुल पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती, जिसको देना चाहिए उसको मिलना चाहिए, उसी भावना के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे एक ब्रेक लेना है। शर्मा जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक पर मैं जा रहा हूँ। ब्रेक से लौटूंगा तो कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय कराऊंगा। सवाल यही है कि अब गठबंधन का भविष्य क्या है। ब्रेक से लौट आया हूँ। इस बीच हमारे साथ इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम बड़े राष्ट्रीय मीडिया वेंचर्स में को नेतृत्व कर चुके अजय शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।
और टीएमसी के नेता शुभांकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुभांकर, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद गोस्वामी साहब की तरफ रुख करूंगा, काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी, ये ममता बनर्जी का जो मूव है, इसको लेकर क्या गठबंधन और ममता बनर्जी के जो इस निर्णय को, और उसके बाद फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भी एकला चलो की बात कर रहे हैं, तो क्या स्थिति परिस्थिति आपको नजर आ रही गठबंधन को लेकर? दुर्गेन जी, स्थिति वो ममता जी की, खाली ममता जी की ही बात क्यों की जाए? ममता जी को ले लीजिए, इससे पहले मध्य प्रदेश के मामले को लेकर अखिलेश जी की ले लीजिए। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में खाली एक ही सीट देंगे जो रायबरेली की है, सोनिया जी की। आप ले लीजिए, पंजाब में ले लीजिए, नीतीश कुमार जी को लेके भी एक संशय, भले ही वो कुछ हो न हो, लेकिन एक सवालिया निशान तो खड़ा ही नहीं। देखिए, मुख्य बात यह है कि ये क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरियां भी हैं, जो मुझे लगता है ये एक, या तो एक ये कह लीजिए कि ये एक बार्गेनिंग हो रही है। जैसे ममता जी का स्टैंड एक अलग था, या ममता जी उसको कहीं ना कहीं एक उनका विरोधी सुर नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्योंकि वामपंथियों की जो उन्होंने आधार लिया है कि वामपंथियों के सुझाव को या उनकी चीजों को लेके हम 34 वर्षों से वामपंथियों से लड़ते आ रहे हैं। अगर हमारी बात का महत्व नहीं होगा, उनकी बात का महत्व होगा, तो फिर हम अकेले लड़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं और पसंद करेंगे। तो यही स्थिति अगर आप देख लें तो क्षेत्रीय दलों की गैर कांग्रेसवाद के नाम पर है। तो दिक्कत क्षेत्रीय दलों की सबसे ज्यादा ये है कि अगर वो उन जिनके बूते पर वो अस्तित्व में आए हैं, चाहे ममता जी कांग्रेस और वामपंथियों को बेशक ले लीजिए, क्योंकि लंबे समय तक वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल में राज किया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ले लीजिए, पंजाब में आपको ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए। तो ये जो आए हैं कहीं गैर कांग्रेसवाद के नाम पर, कहीं गैर वामपंथी दलों के नाम पर आए हैं। ऐसी स्थिति में वो मुडेर पर है कि अगर हम वामपंथियों को मजबूत करते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं, अगर हम कांग्रेस को मजबूत करते हैं तो हम कमजोर। तो क्षेत्रीय दल की जो इस समय ये बार्गेनिंग मुझे लगता है कि ये की जा रही है, और वो शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस राज्य में जो दल प्रभावी है वो ये चाहते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे हिसाब से होने चाहिए, ना कि दूसरे के हिसाब से होना चाहिए। ये सिर्फ लड़ाई चल रही है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात जो कही, वो मुझे लगता है कि वो ठीक है कि ना तो कोई नीति है, ना नियत है, ना सिद्धांत है, और ना ही कोई फार्मूला बन पाया है। ये विपक्ष की विडंबना है कि विपक्ष लड़ना तो शेर से चाहता है, लेकिन वो अपने जो भेड़िए हैं, सब भेड़िए इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। सच तो ये है। तो वो कहीं ना अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई में ज्यादा जूझ रहे हैं, बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दें। वो अपनी चुनौती जो मान रहे हैं, उस चुनौती कुल मिला के उन्हीं के अंदर चुनौतियां हैं। ऐसा आप मान रहे हैं कि वो अपनी चुनौती से नहीं उबर पा रहे हैं, बीजेपी की चुनौती को क्या स्वीकार करेंगे वो? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, मैं शुभांकर को चर्चा में शामिल करता हूं। शुभांकर भट्टाचार्य, आपके पास आ रहा हूं। अब भी क्या कोई गुंजाइश बची है क्या कि आप कोई, मान लीजिए कि ममता बनर्जी के मुताबिक अगर कांग्रेस चलती है वहां, क्यों, या फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बची? आप लोग बिल्कुल अपना रास्ता अलग कर चुके हैं, एक रास्ता चुन चुके हैं, अब गठबंधन में है ही नहीं, आप आएंगे नहीं कभी? नहीं, देखिए, मैं एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि शायद आपके चैनल पर ये चर्चा मेरी पहली बार हो रही है, लेकिन मैंने अपना स्टैंड आज से नहीं, मैं जितने चैनल पर आज पिछले कई समय से जा रहा हूँ, मैं हमेशा ये बना के रखता था कि देखिए, जो इंडिया अलायंस है उसको आप एक पोस्ट पोल अलायंस के हिसाब से ही ट्रीट करें, नंबर एक। दूसरी बात, अगर ये ट्रिपोल अलायंस हो या पोस्ट पोल अलायंस हो, बात यह है कि मजबूती से अगर सीटें निकलती हैं तो फायदा इंडिया अलायंस को ही पहुंचना है। चाहे ये ट्राइपोलर इलेक्शन हो जाए बंगाल में, चाहे ये बाइपोलर इलेक्शन होता, लेकिन उसके बावजूद
ये जो इसका जो फायदा है, अगर वहां पे टीएमसी जिन सीटों पर मजबूत रही और जिन पर जीती, अगर हम पिछले इलेक्शन भी ले लेते हैं तो ये बार बार कहा जाता है कि देखिए पहले 34 सीटें थी, आप 22 तक घट के आ गए, है ना, भाजपा बढ़त पा गई। लेकिन जिन 34 सीटों में अगर हम उसमें से देखें जिनमें से हम भाजपा से, जिसमें से हम लोग सेकंड प्लेस पे आए, वहां पे जो हमारा जिस मार्जिन से हमारा जो लॉस रहा था, वो लगभग कुछ ज्यादातर सीटों पर ऐसा था जो 10,000 के आसपास का हमारा मार्जिन था। बहुत बड़े नुकसान से नहीं कोई हारा था हमारा नेता। और ये उस समय की बात है जब हमारे यहाँ से जब 70 नेता इन्होंने कहा था, जो ये हाईजैक वाली जो पार्टी है बीजेपी वहां की, ये जो है हमारे 70 नेता लेके गए थे और एक नैरेटिव उस समय फैलाया गया था, 2 मई दीदी गई, चिल्ला के बोला जाता था सब कुछ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सब लोग जानते हैं, बंगाल का इलेक्शन भी हुआ, एक बहुत बड़ी भीड़ चलती हुई दिखाई देती थी और तमाम जो न्यूज चैनल वहां पे नैरेटिव फैला भी रहे थे और उन्होंने इलेक्शन के पहले ही उनको जीता हुआ घोषित कर दिया था, जो बाद में जाके बहुत बड़ा शॉकिंग उनके लिए खड़ा हुआ, जिस समय जो है हम लोगों ने पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ के मांगे थे। और आज के दिन में मैं बता दूं, जो बंगाल में जिनको उसके साथ अपडेटेड नहीं है तो मैं बता दूं, जो हमारे वहां पे नेता गए थे उसमें से लगभग 80% हमारे जो नेता है वो हमारे पार्टी में वापस आ गए, उनकी भी वहां पे घर वापसी हुई है। तो उन हालातों में आज के दिन में जो वहां बंगाल का जो माहौल है वो अलग है, तो इसीलिए उधर से किया जाए। लेकिन उससे अलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दीदी ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि हम अलायंस को तोड़ रहे हैं, ये अलायंस टूट रहा है, इसको कोई नहीं। शुभंकर जी, भट्टाचार्य जी, मैंने सुना है आपने बेहतर, आपकी पार्टी की वो नेता है, लेकिन मैंने भी उनको सुना है आज, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ हम सेकुलर पार्टी हैं, हम अकेले चलेंगे, देश में देखी जाएगी। वो संविधान बचाने वाला जो नारा 1 to 1 करेंगे, सीधे मुकाबले लड़ेंगे, वो सब बातें बाद को देखेंगे, पहले हम जरा बंगाल बचा लें, अपने जो सेकुलर रास्ते पर हम चलेंगे। इसका क्या मतलब है? एक बार प्लीज हमको सुना दीजिए कि उन्होंने ये कहा है कि पहले हम बंगाल बचा लें, ये मुझे प्लीज सुना दें। नहीं, बंगाल बचा ले ये शब्द मत पकड़िए आप, उसका भावार्थ समझिए आप। ये नहीं कहा उन्होंने, कहा हम सेकुलर पार्टी हैं, पहले हम बंगाल में अपने रास्ते पर हम चलेंगे, सेकुलर रास्ते पर, देश में क्या करना है, कैसे संविधान बचाना हम देखेंगे। आज का बयान देख लीजिएगा आप, कुछ इसी तरीके से ध्वनित हो रहा है। आप अगर किसी नैरेटिव को सेट करने में अगर भाजपा, बिल्कुल नहीं, ये कदाप मेरे चैनल पर बोलिएगा भी नहीं। मैं नैरेटिव वाला पत्रकार ही नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं, कदाप भी नहीं। आप बोलिए। क्योंकि मैं कब मानूं कि जब इसी जोर शोर के साथ आप पूछिए ना। नहीं शुभंकर जी, फिर ये क्या फायदा था इतनी बैठकें करने का, जोर शोर से आगे जाने का? जब आपको पोस्ट पोल अलायंस करना था तो इतनी बैठकों में फिर हिस्सा लेने की क्या जरूरत थी? आप पहले कहती भाई मैं बाद में आऊंगी बैठक में, फिर क्या जरूरत थी? तो साहब फिर आप हारा वो मान लीजिए, अच्छी बात है, आप भी वो चीज कहिए। देखिए मैं कांग्रेस के नेता के पास जाता हूं, आप अगर कुछ कहना चाहें तो कहिए। तो आप मेरी राय ले लें या तो आप अपनी राय बता दें। अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा, मेरे अपने हिसाब से उत्तर दूंगा। नहीं, बिल्कुल आप अपने हिसाब से देंगे उत्तर भी, और मैं अपने हिसाब से प्रश्न भी पूछूंगा, लेकिन कदापि ना मैं कोई नैरेटिव सेट करता हूं, ना कोई एजेंडा लेकर चलता हूं। पब्लिक का एजेंडा है वही है। बोलिए। क्यों कहीं फिर आप क्यों कह रहे हैं? आप ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कहा कि भाई आप, अच्छा फिर ये बैठकें क्यों हुई, जरा मुझे बता दीजिए। इतनी बैठकों में दीदी क्यों गई? जब पोस्ट पोल अलायंस करना था तो मतलब क्या था फिर इसका कोई मतलब? आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं भट्टाचार्य जी, आप पुराने नेता हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, इसका पॉलिटिकल मायने कुछ निकलता है क्या कि हमको पोस्ट पोल अलायंस करना है? आप कह रहे हैं मैं शुरू से ही मानकर चल रहा था, मैं जहां जाता था मैं यही ध्वनित करता था। जब पोस्ट पोल अलायंस होना है तो प्री पोल अलायंस है उसकी बैठकों में हम क्यों जाएं? फिर ये भी तो है ना, फिर सवाल तो उठेंगे। प्री पोल अलायंस की जहां पे भी कोशिश करनी थी वहां पे सब कोशिश की गई। आपको क्या लगता है, क्या आपको ये लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से प्री पोल अलायंस की कोशिश नहीं की गई? 10 बार मीटिंगें हुई, क्या नहीं हुई? क्या समाजवादी पार्टी के आप कह रहे हैं अखिलेश यादव इसकी कोशिश में नहीं रहे? नहीं हुई कोशिश। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि तीनों लोग प्री पोल के बजाय पोस्ट पोल पर जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जहां पे ये अलायंस को लेकर ज्यादा अगर चिंता है, अलायंस अपने आप में जुड़ी हुई है, चाहे वो प्री पोल हो चाहे पोस्ट पोल हो। ठीक बात अगर यहाँ पे इंडिया गठबंधन जहां से भी मजबूत होती है, फायदा वो इंडिया गठबंधन को होना है। उसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
कि भाई हम पहले से जुड़े, बाद में आके जुड़े, लेकिन ये जुड़ाव पहले से बना हुआ है। सब अपनी जगह मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे, जहां जिसकी पकड़ वहां तो उनको मजबूती से लड़ना मतलब चाहिए। दुआ सलाम राम राम बनी रहेगी, अपना खाना अपना पहनना, कुल मिला के ही है। दुआ सलाम राम राम बनी रहेगी, देखेंगे बात बनेगी तो आगे निपट लेंगे फिर। ठीक है बात भाई साहब, दुआ सलाम राम राम तो हमारी तो मोदी जी से भी बनी हुई है। उन्होंने भी तो कई बार दुआ सलाम राम राम के लिए दीदी को भी बुलाया, दीदी भी मिलने गई, उधर से भी बातें हुई, तो चारों तरफ हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। दुआ सलाम राम राम सबकी बनी रहनी चाहिए। मैं संदीप के पास आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी, अब सबसे ज्यादा दुर्गति आपकी पार्टी की है। अब आप भी कहोगे आपको एजेंडा सेट कर रहे हो? नहीं सर, सबसे ज्यादा दुर्गति आपकी पार्टी की। दिक्कत यह है पॉलिटिकल पार्टियों में है कि अगर बीजेपी सवाल पूछो तो शर्मा जी कहने लगेंगे एजेंडा सेट कर रहे हो, टीएमसी से पूछो तो वो भी एजेंडा सेट कराते हैं, समाजवादी पार्टी से कहो तो वो भी कहेंगे भाई सबसे कमजोर गर्दन पत्रकार की है, उसको दबा दो। बोलिए। आपके पहले सर, आज मुझे लगता है कि मैं दूसरी बार आपके चैनल पर बैठा हूं। आपके दर्शकों को प्रणाम, आपको प्रणाम, सभी पैनलिस्टों को प्रणाम। सर, मैं अब पहली बात तो प्रमोद गोस्वामी जी की एक बात से विनम्रता पूर्वक जो है अपनी असहमति दर्ज करूंगा। उन्होंने कहा कि शेर से लड़ाई। अब मोदी जी को जानवर काहे बना रहे हैं? मोदी जी को मतलब आप जानवर मानते हैं? शेर तो जानवर ही होता है, और हम लोग भेड़िया उड़िया नहीं है। हम लोग इंसान है, बौद्धिक इंसान है, लोकतांत्रिक इंसान है, और हमारे यहाँ लोकतंत्र है। इसीलिए डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, असहमति होती है। जानवरों में, हिटलरों में, हिटलरशाही में ना चर्चा होती है, ना बैठक होती है, ना जो है असहमति होती है। तो इसलिए कृपया आपसे अनुरोध है कि हमारे प्रधानमंत्री को आप जानवर मत बनाएं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, और एक असहमति की, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक असहमति दर्ज की है, हम उस पर बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन में जो भी साथी हैं, वो मजबूत साथी हैं, सब दमदार है। कोई 3 बार का मुख्यमंत्री है, कोई 2 बार का मुख्यमंत्री है, कोई बड़ा नेता है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहा है। ऐसी पार्टी के साथ हमारा 28 जो पार्टियों का गठबंधन है, वो गठबंधन है हमारे यहाँ। इसलिए जब मजबूत लोग होते हैं तो वहां पर इस तरीके की असहमति होती है। जहां पर लोकतंत्र होता है, इस तरीके की बातें होती है। एनडीए गठबंधन में 38 दल है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में दुर्गेन जी, आप एजेंडा बिल्कुल नहीं सेट कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल जी 8 सीट से ज्यादा मांग रही हैं? कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दे दी? आप बताइए, संजय निषाद जी की पार्टी को, निषाद पार्टी को कितनी सीटें इन्होंने दे दी? राजभर जी बेचारे जाते हैं कभी दिल्ली। हमने सवाल उठाया, संदीप त्रिपाठी, हमने सवाल उठाया कि 12 निषाद, 12 अनुप्रिया, 6 राजभर। मैंने सवाल उठाया, मैंने नहीं छोड़ा किसी को। बोलिए। रिक्वेस्ट है, मैं था नहीं, हो सकता है आपने बोलिए, पूछा, बोलिए। मैं अपनी बात रख रहा हूं सर। तो जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ये सवाल खड़ा करते हैं कि अगर किसी गठबंधन में लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई अपना वर्चस्व जाहिर करना चाहता है और ये चाहता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, तो ये हमारी मजबूती की द्योतक है, ये हमारी मजबूती है, कमजोरी नहीं है सर। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन में सब कुछ सामान्य है और सीट पर सहमति बनेगी और हम मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो जो है एनडीए में अपने 38 दलों को कितनी सीटें दे रहा है। और अभी सर एक एजेंडा सेट करने की बात आपने कहा, बिल्कुल सर, आप एजेंडा बिल्कुल नहीं सेट करते हैं, आप जनता का एजेंडा उठाते हैं। आप मोदी जी से पूछेंगे कि आपने 10 साल पहले 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आप इनसे पूछेंगे कि आपने कहा था 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, उसका क्या हुआ? आप उनसे पूछेंगे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, क्या हुआ उसका? आप इनसे पूछेंगे। मुझे लगता है संदीप त्रिपाठी, मुझे लगता है कि आप जल्दी अब आया करिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे शो में जल्दी आया करिए। मैं पूछता हूं इस तरीके के सवाल। आप, मेरा एक शो शाम को 5 बजे होता है, जनहित, उस पर भी जरा कभी गौर कीजिएगा। मैं सवाल पूछता हूं सरकार से, मौजूदा से भी और पहले वालों से भी। मैं अजय शुक्ला जी की तरफ रुख करूंगा। संदीप भाई, मैं आपको रोक रहा हूं। अब अजय शुक्ला जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय जी, इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक आपको तो स्मरण होगा ही कि जिस तरीके से ममता बनर्जी, केजरीवाल, केसीआर और अखिलेश यादव ये पहले एक महागठबंधन बनाने जा रहे थे। अब लगभग ममता बनर्जी का जो सुबह ये आया कि वो अलग चलेंगी, उसके बाद पंजाब से भी ये खबर आ गई
और इसको मुख्यधारा के मीडिया में खूब अच्छे तरीके से चलाया भी गया कि साहब पंजाब में भी गठबंधन टूट गया, और मान ने कहा भी है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे। इसी तरीके से अखिलेश यादव ने भी लखनऊ की सीट की घोषणा कर दी। 6-7 सीटें वो दे चुके हैं अपने सहयोगी आरएलडी को, और वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस लिस्ट दे, पूरा इंटरव्यू दे, कहाँ जीत पाओगे, क्या समीकरण है, क्या गणित है, फिर आओ। आपको क्या लग रहा है पूरे गठबंधन को लेकर, क्या गठबंधन में क्या चल रहा है आखिर? अजय जी। मैं कमोवेश शुभांकर जी की एक बात से सहमत हूं, हालांकि पूरी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन इस बात से सहमत हूं कि जो भी जिस तरीके से पार्टियां अपने अपने ढंग से ये डिसीजन कर रही हैं कि हम यहाँ पे जीतने की स्थिति में हम यहाँ हैं। यदि आप याद करिए, शुरुआती दौर में ही एक फार्मूला निकला था कि जहां पर जो पार्टी विजेता रही या वहां पर सेकंड नंबर की स्थिति में रही, वहां वो लीड करेगी, और जहां पर जो पार्टी पीछे रही वो उस ढंग से जाएगी, उससे सीट हो जाएगी। फिर बाद में जो उसके बाद जो सीटें बचेंगी जहां पर दोनों की स्थिति खराब होगी, तो वहां पर ये सोचेंगे कैसे है। अब यदि हम बंगाल से ही शुरू करें, बंगाल में यदि कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल और टीएमसी एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो इनमें से फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे वजह है जी। वो लोग ममता बनर्जी से नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज हैं। वो इसमें नहीं जाना चाहते हैं, वो या तो वामपंथी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस और वामपंथ का पहले से ही अलायंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों 6-6% वोट पाए थे, और कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीती थी, वामपंथी 1 को नहीं जीत पाए थे। तो यह स्थिति है। ममता बनर्जी 43% वोट के साथ में 22 सीटें जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी 18 सीट जीती थी 40% पे। अब इस 40% पे सेंध लगाने की जो है पूरी कोशिश है। उसमें ममता बनर्जी की जो मजबूत सीटें हैं उनमें कहीं पर मुझे नहीं लगता है कि दोनों पार्टियां, कोई भी जो विपक्ष की है, कोई ऐसा कैंडिडेट देने की स्थिति में या देंगी कि जो उनको नुकसान करे, और ये अलग अलग लड़ेंगे, एक एक दूसरे से वो करके लड़ेंगे। तो जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो ममता को हराने के लिए चले गए थे भाजपा में, वो बहुत हद तक वापस आएंगे वामपंथी दलों के साथ। इसी तरह कांग्रेस का जो है वोट बैंक लगातार इंक्रीज किया, इसका उदाहरण मौजूद है। मैं फैक्टलेस बात नहीं करता हूं। पिछला अभी उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में एक पुरानी ट्रेडिशनल सीट थी टीएमसी की, और वो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। अब ऐसी स्थिति में वो लोग चाहते हैं एक दूसरा विकल्प, और राहुल गांधी की आज विपक्ष के नेताओं में यदि बात करेंगे तो सबसे बड़ी स्वीकार्यता है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के अलावा उनके पास में कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं जो पूरे हिंदुस्तान में मान्य। एक राज्य में हो सकता है कि एक राज्य में ममता बनर्जी है, एक में अखिलेश यादव है, एक में लालू है, एक में कोई है, लेकिन देश स्तर पे राहुल गांधी ही है जो दूसरे लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के बाद में, नरेंद्र मोदी के बाद में दूसरे लीडर। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी छवि तो, और कांग्रेस ही इकलौती है जिसकी उपस्थिति इस देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हो, भले ही वहां 1% वोट हो या 50% वोट, तो इसलिए उस पर संशय नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का अलग लड़ने का फैसला कोई आश्चर्यचकित नहीं करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंततः वो आना उसी अलायंस में है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद पंजाब की बात, पंजाब में भी एक चीज देखिए, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 2017 से बेसिकली चुनाव हो रहा, 2017 में जब चुनाव हुआ तो मुख्य जो सत्ता दल बनी वो कांग्रेस पार्टी बनी, और मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी बन गई। और आम आदमी पार्टी के मुख्य विपक्षी दल बनने का यह हुआ कि जो वहां की मुख्य पार्टी होती थी अकाली दल और भाजपा का जो गठबंधन था, वो गठबंधन मौजूद होते हुए भी उनकी स्थिति ये हुई कि वो जाकर के बिल्कुल नीचे चले गए और वो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन सके। तो इसके बाद में 2022 के चुनाव में बहुत अच्छे ढंग से आम आदमी पार्टी जीतती है, और जीतने के बाद में आती है, और उसी के जस्ट बाद में चुनाव होता है
भगवंत मान की सीट पर ही आम आदमी पार्टी हार जाती है। और उसके बाद में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके एक सांसद का निधन हो जाता है, उसके बाद में जो उसका उपचुनाव होता है, उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के ही जो रिंकू है वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। यानी आम आदमी पार्टी अपने बूते अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी अपने उसमें। तो जो हालात है आज, एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के प्रति भी और नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी। तो इसका फायदा कैसे लिया जा सकता है? दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो फायदा है, क्योंकि नहीं तो तीसरे को उसमें फिर से स्पेस मिल जाएगा और अकाली दल फिर से एक स्पेस में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में यह मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं नुकसानदेह है और मैं इसे समझता हूं ये दोनों जगह बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत है। और इसीलिए दोनों राज्यों में नेता दिल्ली में आके भले कुछ कह रहे हो, अपने अपने राज्यों में जाकर के एक दूसरे के साथ में सिर फुटौल कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां लोकल जो एस्पेक्ट है उनमें यह स्थिति है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मुझे तो फायदा ही दिखाई देता है, क्योंकि मुझे कोई एक राज्य ऐसा नहीं आता है। अजय जी, क्या फिर ये मीडिया परसेप्शन है क्या कि गठबंधन नष्ट हो गया, मोदी के सामने कोई नहीं, 400 पार 500 पार, क्या परसेप्शन है फिर ये? दुर्गेश जी, मैं एक बहुत बड़ा सा सवाल है, मैं तो इसे परसेप्शन ही मानता हूं। पहले तो आपकी बात का जवाब है। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ कहां रही हैं? पहले आप एक चीज सोचिए। मैं कहता हूं कि चलिए दिल्ली में उनके 10% वोट बढ़ जाते हैं तो 7 के बजाय क्या 14 सीटें ले आएंगे? या चंडीगढ़ में वो 100% वोट पा जाते हैं तो क्या 1 के बजाय दूसरी सीट हो जाएगी? क्या राजस्थान में वो जाके 100% पा जाते हैं तो क्या वो 25 के जगह 26 पा जाएंगे? नहीं। लेकिन घट कहां रहे हैं यह देखने की जरूरत। घटने की स्थिति पूरे नॉर्थ ईस्ट में, जहां 7 सिस्टर्स कहा जाता है, एक सिस्टर को प्रॉब्लम होती है तो हर एक को होती है। उसका असर हमने देख लिया मेघालय में, तो वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो साहब नॉर्थ ईस्ट में भाजपा जो है बुरी स्थिति में है, दक्षिण में वो बुरी तरह से स्थिति में है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, या जो भी उधर के स्टेट्स। तो साहब बढ़ कहां रहे? गुजरात में जितनी सीटें हैं उतनी आपके पास है, आप 100% वोट ले जाइए। तो आप तो घटते ही दिखाई दे रहे हैं। और जिन राज्यों में आप घट रहे हैं उसके नंबर देख लीजिए। 74 सीटें ऐसी हैं जहां आप घटते दिखाई दे रहे हैं। ये आज का परसेप्शन। तो 74 सीटों में आज आप घट रहे हैं और आने वाले चुनाव तक जो शायद हो सकता है आप 100 सीटें और जीत जाए, लेकिन आज की सिचुएशन में 74 सीटें ऐसी, मैं एक एक सीट का एनालिसिस बता सकता हूं, वहां आप हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जवाब दे सकता हूं क्या? नहीं, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जवाब आप ही को देना है, आप ही को देना शर्मा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। ये परसेप्शन से बिल्ट किया जा रहा है इसलिए कि नहीं बस इंडिया गठबंधन टूट गया, ये ऐसे हो गया। तो मुझे ये अच्छा अजय जी, नीतीश कुमार को लेकर क्या लगता है आपको? आप तो पंजाब में भी बहुत लंबे समय तक रहे हैं, पंजाब के बारे में जो आपने विश्लेषण किया वो जाहिर सी बात है बहुत लंबे समय तक वहां आपने काम किया है। नीतीश कुमार को लेकर क्या आप क्या सोच रहे हैं? वापस जाएंगे गठबंधन में, एनडीए में? देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि नीतीश कुमार को आप याद करिए 54% के वोट परसेंटेज के साथ खड़े होते थे। आज वो 33% वोट परसेंटेज के पास है। तो नीतीश कुमार आज इस स्थिति में आ गए कि उन्हें बैसाखी चाहिए, चाहे भाजपा की बैसाखी, और ये घटा उनका जो है वो भाजपा की बैसाखी में ही है। अब आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज देखिए जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, हम लोग तो उसी पे बात करेंगे बीइंग अ जर्नलिस्ट। तो जो आंकड़े चुनाव आयोग के मुताबिक हैं उसके मुताबिक वो 33% पे। अब 33% से यदि वो 60% होना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, या तो वो भाजपा के साथ रहे या ये जो भी महागठबंधन है उसके साथ रहे। अब फैसला ये उन्हें करना है। उदाहरण 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक सीट जीती थी, 7.5% वोट पाई थी।
और लालू की पार्टी 15% वोट पाई थी, एक भी सीट नहीं थी। तो साहब सारी सीटें तो अभी एक सीट को छोड़ के सारी भाजपा के पास है एक प्रकार से, यदि नीतीश को भी उन्हें जोड़। तो ऐसी स्थिति में अब जाना किसका है? यदि हम नीतीश को उसी पाले में देख लें तो वहां से सीटें घटती हैं तो इन्हीं की घटेंगी, बढ़ने की गुंजाइश एक सीट की है जो कांग्रेस के पास। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि नीतीश को वहां कोई फायदा होने वाला है। इसलिए नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, वो यह गठबंधन दे रहा है और वही कुर्सी के लिए वो परेशान है। तो इसके अलावा उन्हें उनको ईडी किसी और नेता की तरह ईडी सीबीआई और उसका तो डर भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है नीतीश सिक्योर है और उन्हें नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है शर्मा जी। देखिए, हमारे सीनियर पत्रकार विनम्रता के साथ में कुछ चीजों पे उनसे डिफर करता हूं, उनसे व्यू अलग रखता हूं। उन्होंने कहा कि साउथ में हमारा बुरा हाल है। साउथ में तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हर स्टेट में हम ग्रो करने वाले हैं। कर्नाटक में भी 28 में से 17-18 सीट हमारी आई थी, हम 28 में से कम 25 से 26 सीट जीतने वाले। तमिलनाडु में हमारी काउंटिंग बढ़ने वाली है, हम वहां पे सीटें ज्यादा लेने वाले हैं। अब तेलंगाना की बात, तेलंगाना में 4 थी, 4 से ज्यादा अब की बार कम से कम हमारी 9 से 10 सीटें तेलंगाना में आने वाली हैं। हम अपना खाता आंध्रा में भी खोलने वाले हैं, केरल में भी हम अपना खाता खोलने वाले हैं। तो साउथ तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वहां पे मेहनत कर रहा है और हम करके दिखाएंगे। सिर्फ नॉर्थ नहीं, साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इलेक्शन में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने वाली है। और नॉर्थ ईस्ट में हमारा कोई बुरा हाल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी क्लीन स्वीप मारने वाले हैं। ये मैं आपको आज बहुत ही विशिष्टता से बता देना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ये जो कह रही है वो अपने काम के आधार पर कह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। साउथ में भी पहुंच रहा है, ईस्ट में पहुंच रहा है। शर्मा जी कंप्लीट करिए, अब कार्यक्रम खत्म करना है मुझे। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, ये सुनिश्चित है। और ये जो लोग अनर्गल गठबंधन बना रखा है वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, इनका कोई भविष्य नहीं है। जनता ने भी मान लिया। ठीक है संदीप त्रिपाठी, शर्मा जी कह रहे हैं आप लोग लड़ते रहिए, वो 400 पार कर देंगे। बहुत संक्षिप्त कमेंट चाहता हूं मैं, बहुत लंबा नहीं। 400 कम है सर, ये 543 जीत जाए। लेकिन जिस तरीके से ये अपने मैनिफेस्टो में जिस तरीके से हमारे मोदी जी बातें करते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लें। और रही बात, देखिए ख्याली पुलाव पकाने से राजनीति में कुछ नहीं होता। मैं बधाई देता हूं और मुझे लगता है कि लगभग 6 वर्ष से मैं डिबेट पे बैठता हूं। जिस तरीके से अजय शुक्ला जी ने अपने जो है ज्ञान से और अपने जो है आंकड़ों से बात रखी है, मुझे नहीं लगता कि इतना स्वस्थ विश्लेषण अब तक मैंने कहीं देखा है, किसी पत्रकार ने किया हो। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरीके से आंकड़ों के आधार पर उन्होंने विश्लेषण किया। दूसरी बात, अभी खेमचंद शर्मा जी, एक बात मैं और कह दूं कि आप ये कह रहे हैं कि आप 400 सीट या तेलंगाना में आप बढ़ने जा रहे हैं, तेलंगाना में आपकी विधानसभा सीटें घटी है। और रही बात आप उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है जितने सीटें जीत गए थे आप जीत जाएंगे? आज मैं कह रहा हूं कि जहां का मैं रहने वाला हूं 3 सीटें आप हमारे आसपास हार रहे हैं। बच्चे से पूछेंगे वो बताएगा कि आप हार रहे हैं चुनाव। ऐसे ही आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप सब पूरी की पूरी सीटें हैं। आपको घटना है। देखिए एक चरम होता है, चरम के बाद घटना एकदम स्वाभाविक सी बात। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी। प्रमोद गोस्वामी जी 10 सेकंड का एक अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की। ठीक है, अरे लास्ट अगर अनुमति हो दुर्जन जी तो मैं बात कर दूं। बोलिए बहुत जल्दी में प्लीज। 60 में सर। देखिए अभी वैचारिकी की बात हो रही थी, वामपंथी, और ये बात हो रही थी कि हमारा पहले से गठबंधन रहा है। बिल्कुल सर, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इंदिरा जी के खिलाफ यही सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी हैं, चुनाव जो है उन्होंने सरकार बनाई है। तो ये कह देना कि ये पहली बार वैचारिकता को परे रखकर जब जनता के मुद्दे हावी हो जाते हैं, जब ऐसी कोई जन समस्या आ जाती है तो वैचारिकी एक तरफ रखनी पड़ती है। ठीक है, प्रोग्राम के तहत गठबंधन बनते रहे देश में, हम इसी के तहत गठबंधन। ठीक है प्रमोद जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। प्रमोद जी अंतिम टिप्पणी। पहले तो खाली एक संदीप जी की, क्योंकि संदीप जी ने एक टिप्पणी कर दी। अरे सर नहीं, इसलिए कि मेरा ये प्रतीकात्मक है, शेर और जानवर इसकी कोई तुलना नहीं है। शेर से मतलब तो सर और किसी से प्रतीक रखिए सर, हमारे देश के। अरे गोस्वामी सर प्लीज वो समझ गए आपकी भावना, समझ गए वो। प्रतीकात्मक था,
मेरा आशय ये नहीं था कि जानवर, मैं उनको जानवर बना रहा हूँ, एक चीज। दूसरी बात, चूंकि आपने कहा 10 सेकंड है, अजय जी ने विश्लेषण, निश्चित रूप से उनके विश्लेषण से मैं भी सहमत हूँ और जो उन्हें तर्क दिए वो भी ठीक है। लेकिन अजय, अपने प्रिय अजय जी को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो परसेप्शन की बात अजय जी ने कही, यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो परसेप्शन गठबंधन का बिगड़ रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रहा है। और जो उन्होंने कहा कि पहले हम साथ में हैं, फिर हम अलग लड़ेंगे, पोस्ट पोल, प्री पोल, ये जो परसेप्शन और राजनीति परसेप्शन की हुआ करती है, परसेप्शन, ये जब ये इंडिया गठबंधन बना तो निश्चित रूप से बीजेपी के पेशानी पर पसीने थे, आज भी हैं। लेकिन अब जिस ढंग का सारे छटकने की कोशिश हो रही है, ये जो परसेप्शन बिगड़ रहा है, उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी, माफी, खेमचंद शर्मा जी बहुत धन्यवाद, संदीप त्रिपाठी, गौरव चाचर और अजय शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभांकर भट्टाचार्य जो हमारे साथ टीएमसी के नेता जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, इस खास कार्यक्रम मंथन में रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। गोस्वामी जी ने बात पते की कही है कि परसेप्शन से बहुत सारी चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं और इंडिया गठबंधन का परसेप्शन बिगड़ रहा है। इसे अगर उन्होंने नहीं सुधारा तो निश्चित तौर पर आंकड़े कुछ भी कहें, समीकरण कुछ भी कहें, लेकिन ऐसे 2-3% वोटर होते हैं जो परसेप्शन पर वोट डालते हैं और 2-3% का स्विंग सीटों में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। खैर, ये अभी आगे की बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।